नमस्ते सभी को। एक बार आपका सभी का स्वागत है पुनः मनोविज्ञान की इस क्लास में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट यूनिट से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सभी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण यही भाग है। फिर हमारा निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, तभी यह प्रभावी होगा। हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए धैर्यपूर्वक इसे ज़रूर पूरा देखें। धन्यवाद। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है उसके बारे में, और वह टॉपिक है अधिगम। अधिगम के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस अधिगम के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अधिगम एक टॉपिक है और इसी अधिगम को बोला जाता है लर्निंग, बोला जाता है लर्निंग, यानी कि अधिगम हो गया। अब अधिगम के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या होता है? अगर छोटे से रूप में देखें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। एक बालक है, वह कैसे सीखता है, क्या सीखता है, मतलब जितना भी सीखना है वो कहीं न कहीं अधिगम की श्रेणी में आएगा, यानी कि सीखना हो गया। अब सीखना वास्तव में अधिगम का एक संकीर्ण अर्थ है। यह एक संकीर्ण अर्थ है, ये विस्तृत अर्थ नहीं है। इतने छोटे में से अपन सीखना है वह नहीं कर सकते हैं। अब बात करें वास्तव में अधिगम क्या है, तो वास्तव में अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम की बात करें तो व्यवहार में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ वो समझें। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्यवहार शब्द की सबसे पहले व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार के बारे में व्याख्या की थी। अब यहाँ आता है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अब व्यवहार में परिवर्तन, यह इसका व्यापक अर्थ है। संकीर्ण अर्थ का मतलब होता है सीखना, लेकिन व्यापक अर्थ की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसी परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए? तो व्यवहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए? व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक भी हो सकता है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन, यानी कि वांछित का अर्थ हो गया जैसा शिक्षक चाहे या जैसा व्यक्ति चाहे। और तीसरा है व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। व्यवहार की परिवर्तन की बात करें तो इस व्यवहार में 3 गुण होने चाहिए। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहार में वांछित परिवर्तन होना चाहिए और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन हो तभी अपन इसको अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं। और यह व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के लिए कितनी विधियाँ हो सकती है? तो यह व्यवहार में परिवर्तन या तो किसके द्वारा हो? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास या फिर प्रशिक्षण। एक व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा, या अगली चीज है अनुभव के द्वारा। ये 3 चीज़ें हो गई। अब पूरी परिभाषा समझे अधिगम की। एक व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक, वांछित एवं स्थायी व्यवहार परिवर्तन जो किसके द्वारा होता है? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, ये हेतु है, यानी कि इनके द्वारा होता है। और कैसा परिवर्तन होता है? तो व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा? सकारात्मक, वांछित और स्थायी। किसके द्वारा होगा? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा। तो ये एक पूरा व्यापक अर्थ हो गया अधिगम किसे कहते हैं। और यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा बन जाती है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा जो परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। तो यह परिभाषा थी गेट्स की। यह आपको ज़रूर याद रखना है, इनके स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेते रहे। ये इसकी एक व्यापक परिभाषा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ड है स्थायी। अगर यह परिवर्तन है वो अस्थायी है, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तो अस्थायी परिवर्तन है वो कभी भी अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। अस्थायी परिवर्तन हमेशा अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब अस्थायी परिवर्तन की बात करें, जैसे कि व्यक्ति में परिपक्वता।
परिपक्वता है वह अस्थायी है, हर अवस्था में बदलती रहती है। परिपक्वता के साथ बात करें, कोई बीमारी है या बीमारी के अलावा कह सकते हैं अपन थकान है, जैसे कि मैं आज थक गया या मैं बीमार हो गया तो कल मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, लेकिन ये पढ़ाने के तरीके में जो अंतर आएगा वो अस्थायी परिवर्तन होगा। इसीलिए बीमारी, थकान ये अस्थायी परिवर्तन लाते हैं व्यवहार में, इसलिए अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। एक आता है संवेगात्मक विकास। अगर एक व्यक्ति के व्यवहार में संवेगात्मक विकास हो रहा है तो संवेगात्मक विकास भी अस्थायी परिवर्तन की श्रेणी में आता है। और इसके साथ है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ भी अस्थायी परिवर्तन की श्रेणी में आती है। तो संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक विकास के साथ है मूल प्रवृत्तियाँ। ये मूल प्रवृत्तियाँ अस्थायी परिवर्तन लाती है व्यवहार में। इसके साथ है मादक पदार्थों का सेवन। एक व्यक्ति है जब किसी मादक पदार्थ का सेवन करता है तो मादक पदार्थ के सेवन के समय उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये व्यवहार में परिवर्तन है वो कैसा होगा, अस्थायी परिवर्तन होगा। तो इतनी बेसिक चीज़ें थी। एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन स्थायी हो तभी वह अधिगम की श्रेणी में आएगा, और ये इतनी सारी चीज़ें हैं वह सारी के सारी अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम की श्रेणी में नहीं आएंगी। इसमें जो परीक्षा में पूछा गया है इसको ध्यान से समझें। परीक्षा में जो पूछा गया था इन दोनों के बारे में, परिपक्वता क्या अधिगम है, नहीं है। एक व्यक्ति का संवेगात्मक विकास अधिगम है, नहीं है। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को प्रकट करना अधिगम नहीं है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, कहीं न कहीं ये अधिगम से संबंधित नहीं है क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन है। अब आगे चलेंगे अपन, इसी के आगे बढ़ेंगे। अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में कुछ शब्द है, इन शब्दों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपको ये परिभाषाएं भी याद हो जाएंगी। कुल मिला के 6 या 7 परिभाषा है, उन परिभाषाओं की बात करेंगे अपन। सबसे पहली परिभाषा की बात करें तो वो है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। एक व्यक्ति में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न होता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, अगर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह अधिगम कहलाता है। और यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे J.P. गिलफोर्ड। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है तो अधिगम कहलाएगा। जैसे कि एक बालक है, इस बालक ने दूसरे बालक को नमस्ते कहा, यानी कि इस बालक के नमस्ते कहने पर इस बालक ने भी उसके व्यवहार को देखते हुए उसे भी नमस्ते कहा। तो पहले व्यक्ति के व्यवहार के कारण अगर दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अगर परिवर्तन आ जाए तो वह अधिगम की श्रेणी में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपको सामने मिला, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको बोलेगा और बिना बोले आपसे चला गया, तो आप भी यही ठान लेंगे कि जा मैं तेरे को भी नहीं बोलता। तो कम से कम यह व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अधिगम की श्रेणी में आता है। यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है और यह परिभाषा किसने दी थी, J.P. गिलफोर्ड ने। अब दूसरी परिभाषा की बात करें अपन, दूसरी परिभाषा है वो भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड नंबर। अगर कोई भी व्यक्ति है वह अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए इन 2 विधियों का प्रयोग करता है, अनुभव और अनुभव के साथ आता है प्रशिक्षण। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो यह भी क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। और यह परिभाषा है वह किसने दी थी, यह परिभाषा गेट्स ने दी थी। और गेट्स ने 2 चीज़ें और कही थी, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और इसके लिए 2 शब्द और जोड़े थे उसने, किसी व्यक्ति के व्यवहार में संशोधन या किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में संशोधन या व्यवहार में परिमार्जन है वह किसके कारण आएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। और ये परिभाषा दी थी गेट्स ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी परिभाषा की बात करें तो तीसरी परिभाषा है प्रगतिशील व्यवहार।
प्रगतिशील व्यवहार, प्रगतिशील व्यवहार है, उस प्रगतिशील व्यवहार को व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी कि प्रगतिशील व्यवहार के व्यवस्थापन की क्रिया है वह अधिगम की श्रेणी में आएगी। और ये व्यवस्थापन शब्द जोड़ा था और प्रगतिशील शब्द जोड़ा था, वह परिभाषा हो गई B.F. स्किनर। इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। देखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, मतलब 2 बार व्यवहार आया, गिलफोर्ड की परिभाषा है, अनुभव प्रशिक्षण आ गया, गेट्स की परिभाषा है। प्रगतिशील शब्द आ जाए और व्यवस्थापन शब्द आ जाए तो ये स्किनर की परिभाषा है। अगली परिभाषा की बात करें, चौथी, तो वो है आदतें। आदतों के साथ है ज्ञान, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों चीज़ों का अर्जन करता है, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है, और यह परिभाषा संबंधित है क्रो एंड क्रो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए और जी, ये 3 शब्द हैं, यानी कि क्रो और क्रो आग, AAG, ठीक है। आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम की श्रेणी में आता है। 5वीं परिभाषा की बात करें अपन, तो वातावरण से संबंधित पहली परिभाषा दी थी जो पील ने है, वातावरण के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन हो। ये व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुसार अगर व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन कर दे तो वह परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में आएगा। तो वातावरण के अनुसार व्यक्ति में अगर परिवर्तन होता है तो यह अधिगम की श्रेणी में आएगा। और ये परिभाषा दी थी पील ने, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने एक वातावरण शब्द यूज़ किया था। नेक्स्ट, 6ठे नंबर की परिभाषा की बात करें तो अधिगम क्या है। क्या अधिगम हमेशा नया होता है कि पुराना होता है, उसकी बात करेंगे। तो अगली परिभाषा हिलगार्ड की है, उसने बताया था अधिगम क्या होता है। तो अधिगम क्या होता है, या तो नई प्रक्रिया जानना, आप किसी नई सी चीज़ को सीख रहे हैं तो वह अधिगम की श्रेणी में आएगा, या फिर पूर्व का जो ज्ञान है या पूर्व के व्यवहार में अगर परिवर्तन करते हैं, पूर्व के व्यवहार में अगर आप परिवर्तन करते हैं तब भी अधिगम है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों, वो समझ लें। इसको इम्पोर्टेंट होने के 2 फैक्टर काम कर रहे हैं अपने। सबसे पहला तो है नई प्रक्रिया, यानी कि अधिगम में नई चीज़ें सीखी जाती है, और पूर्व के व्यवहार में अगर परिवर्तन कर दे तो ये नया नहीं हुआ, मतलब अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। यह एक अधिगम की विशेषता है, और यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे हिलगार्ड। इसको भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। इसके बाद 2 परिभाषाएं और हैं, आवश्यकता पूर्ति हेतु व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये गार्डनर मर्फिन ने कहा था। और अगली परिभाषा है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया। अगर अधिगम की परिभाषा में 2 बार नवीन शब्द आ जाए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया का अर्जन करना ही अधिगम है, तो यह परिभाषा हो जाएगी R.S. वुडवर्थ की। तो ये 6-7 परिभाषाएं हैं, व्यवहार, अनुभव प्रशिक्षण, प्रगतिशील व्यवहार, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, वातावरण के अनुसार परिवर्तन, अधिगम, नई प्रक्रिया और पूर्व के व्यवहार में परिवर्तन, दोनों ही हो सकता है। मतलब अधिगम हमेशा नया नहीं होता है। यह जो अधिगम का गुण है वह हिलगार्ड की परिभाषा के आधार पर ही बनाया गया है। तो अधिगम की इतनी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अब अधिगम की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनके आधार पर ही अधिगम की विशेषताएं बताई गई हैं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सभी विशेषताओं के बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसके बारे में ये प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। तो पहले बात करें अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो अधिगम एक प्रक्रिया तो है ही, लेकिन अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रकार से मानसिक प्रक्रिया भी है, और अधिगम है वह एक क्रियात्मक प्रक्रिया भी है। ये ज़रूर याद रखें, अधिगम 2 प्रकार की प्रक्रिया है। यह मानसिक प्रक्रिया भी है और क्रियात्मक प्रक्रिया है, जो हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये 3 विशेषताएं होगी। अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक मानसिक और क्रियात्मक प्रक्रिया है,
और साथ में अधिगम जन्म पर्यंत चलने वाली, यानी कि जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब बात करें अधिगम। क्या अधिगम बिना उद्देश्य के होता है? बिल्कुल नहीं। अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, और इसी उद्देश्यपूर्ण अधिगम को अपन बोल सकते हैं अधिगम हमेशा लक्ष्य केंद्रित होता है। और लक्ष्य केंद्रित हुआ तो कोई न कोई उद्देश्य है, इसलिए अधिगम है वह हमेशा सोद्देश्य प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया 3 बार आया। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, और अधिगम है वह एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। ये गुण हैं वो आपको ध्यान रखने अधिगम के। अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है, अधिगम नकारात्मक भी हो सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या है? तो ये दोनों चीज़ें हमेशा समाज के सापेक्ष, ठीक है, कौन से समाज में कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, उस समाज के सापेक्ष हो सकता है। तो अधिगम हमेशा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, लेकिन किसके सापेक्ष? किसी समाज के सापेक्ष, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। अगली चीज़ बात करें, हिलगार्ड की परिभाषा के अनुसार अधिगम हमेशा सदैव नवीन नहीं होता। आप हर बार पढ़ते हैं तो आपको हर बार नया ही पढ़ने को मिले, ये ज़रूरी नहीं है। तो अधिगम हमेशा नवीन नहीं होता है। अधिगम क्या स्वाभाविक है? अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको पता चल जाएगा अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया क्यों नहीं है। क्योंकि अधिगम हमेशा क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित होता है, किसी न किसी उद्देश्य से निर्धारित होता है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण होता है। इसलिए अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करें छठे पॉइंट की, तो अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और अधिगम सामाजिक भी हो सकता है। मतलब अधिगम व्यक्तिगत एक गुण भी है और अधिगम में सामाजिकता भी पाई जाती है। तो अधिगम व्यक्तिगत भी होता है और अधिगम सामाजिक भी होता है। मतलब अधिगम में दोनों ही गुण पाए जाते हैं, पर्सनल भी होता है और सोशल भी होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। सातवां है, अगर कोई व्यक्ति अधिगम करता है, मतलब किसी व्यक्ति में अधिगम हो रहा है, तो डेफिनेटली वह विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अब क्या ये एक दोनों के पर्याय है? तो नहीं। अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है, क्योंकि आप जो भी सीख रहे हैं वह ज़रूरी नहीं है कि आपके विकास में वो योगदान दे। जैसे कि आप कामचोर हो गए तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो आपके कामचोर होना विकास की श्रेणी में नहीं आता। तो अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। अधिगम विकास तो होता है लेकिन ये इसका पर्याय नहीं है। और अधिगम समायोजन में सहायता करता है। मतलब अधिगम, अगर एक व्यक्ति कुछ सीखा है तो कहीं न कहीं उसे समायोजन में सहायता मिलेगी। तो ये 7-8 ऐसे गुण हैं जो आपको अधिगम के बारे में याद रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें। सबसे पहले अपन ने अधिगम क्या होता है वो पढ़ा, अधिगम क्या होता है वो पढ़ने के बाद अपन ने अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी, अधिगम की परिभाषाओं के बाद है अधिगम की विशेषताएं। आपको इतनी विशेषताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बिंदु लेते हैं अधिगम के अनुक्षेत्र। आप कहाँ कहाँ अधिगम द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं? तो अधिगम के अनुक्षेत्र कौन कौन से होते हैं, और इसी अधिगम के अनुक्षेत्र को नाम दिया गया है अधिगम के पक्ष। ये ज़रूर ध्यान रखें, शब्द पे ध्यान दें, अधिगम के अनुक्षेत्र या अधिगम के पक्ष। और सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस अधिगम के अनुक्षेत्र और पक्ष को कितने भागों में बांटा है, हम एक एक की बात करेंगे। मतलब आप सीख रहे हैं तो आप में कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा। तो अधिगम का पहला पक्ष है या पहला अनुक्षेत्र है संज्ञानात्मक। अधिगम संज्ञानात्मक भी हो सकता है। दूसरा है अधिगम क्रियात्मक भी हो सकता है। और तीसरा है अधिगम भावात्मक भी हो सकता है। तीनों चीज़ें याद रखें, अधिगम के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र।
क्रियात्मक अनुक्षेत्र या भावात्मक अनुक्षेत्र। ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इन तीनों चीज़ों में क्या इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र में एक व्यक्ति में संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये ज़रूर याद रखें। संज्ञानात्मक क्षेत्र में संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्रियात्मक में मनोशारीरिक परिवर्तन होता है, मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। और भावात्मक की बात करें अपन तो भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति के भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन हो तो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र हुआ, मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन हो तो क्रियात्मक हुआ, और अगर भाव में कोई परिवर्तन होता है तो वह हो जाएगा आपका भावात्मक। अब इन तीनों चीज़ों में आपको क्या समझना है। संज्ञानात्मक परिवर्तन में आपके शरीर की कौन कौन सी अंग है या ऐसी चीज़ें जो भाग लेती है, तो हमेशा संज्ञानात्मक परिवर्तन है वह ज्ञानेंद्रिया इसमें सम्मिलित होती है, और ज्ञानेंद्रियों के साथ है मस्तिष्क। संज्ञानात्मक परिवर्तन के लिए किन दो का योगदान होता है, ज्ञानेंद्रिया, और ज्ञानेंद्रियों के साथ आता है मस्तिष्क। मतलब ये समझें कि यह इनके द्वारा एक व्यक्ति की बौद्धिक और दूसरा है मानसिक, इन दोनों ही प्रक्रिया है, बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है, उनका विकास होता है। एक व्यक्ति में सोचने की क्षमता और मस्तिष्क की क्षमता में विकास होता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञानेंद्रिया और मस्तिष्क का योगदान होता है, और इसके द्वारा व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है। जैसे कि उदाहरण पूछ ले, एक व्यक्ति का सोचने की शक्ति का विकास हो, संज्ञानात्मक कहलाता है। एक व्यक्ति में कल्पना शक्ति का विकास हो, संज्ञानात्मक की श्रेणी में ही आएगा। इसके बाद है विश्लेषण भी संज्ञानात्मक में आएगा। एक व्यक्ति का संश्लेषण का संबंध भी कहीं न कहीं संज्ञानात्मक क्षेत्र से ही संबंधित है। अब क्रियात्मक की बात करें अपन तो क्रियात्मक क्षेत्र में ज्ञानेंद्रिया तो काम आएंगी ही, कहीं न कहीं ज्ञानेंद्रियों का संबंध इससे भी है, लेकिन मस्तिष्क के बाद हो जाएगी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियों के साथ कर्मेंद्रिया। यहाँ समझें, संज्ञानात्मक में ज्ञानेंद्रियों के साथ मस्तिष्क उपयोगी है, जबकि क्रियात्मक जो पक्ष है उसके लिए ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियाएँ काम आती है। और यहाँ पे किस प्रकार का विकास होगा, तो एक व्यक्ति का जो गामक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, वह गामक विकास है वो क्रियात्मक श्रेणी में आएगा। जैसे कि क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, एक व्यक्ति का चलना, एक व्यक्ति का दौड़ना, या फिर कोई भी कुशलतापूर्ण कार्य है, कोई व्यक्ति कुशलतापूर्वक कार्य करने लग जाए शारीरिक क्रिया, तो वह हमेशा क्रियात्मक की श्रेणी में आएगा। अब आता है भावात्मक यानी कि भाव हमेशा कहाँ से उठते हैं, हृदय से। तो हृदय से उठने वाले भाव है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो वह भावात्मक अधिगम की श्रेणी में, भावात्मक पक्ष का अधिगम होगा। जैसे कि एक व्यक्ति का संवेगों को प्रकट करना। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, लेकिन उसने बिल्कुल अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, यानी कि क्रोध का गुण है उसको धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन करके उस गुण को गायब कर दिया, तो यह गुण कहलाएगा, उसका पक्ष कहलाएगा भावात्मक पक्ष। तो ये अधिगम के 3 पक्ष हो गए, संज्ञानात्मक, दूसरा क्रियात्मक और तीसरा है भावात्मक। इसमें आपको चीज़ें ज़रूर याद रखनी, उसको फिर हाईलाइट कर देते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध ज्ञानेंद्रिया और मस्तिष्क से है, क्रियात्मक पक्ष का संबंध ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया से है, जबकि भावात्मक पक्ष का संबंध है वो हृदय से है। अब ये तो हो गए अधिगम के 3 पक्ष हो गए। अब अधिगम के 3 पक्ष के बाद अगली बात करें अपन, अधिगम से संबंधित ही। अब आता है अधिगम की विधियाँ। ये पहले ही पढ़ चुके अपन, कितने तरीकों से एक व्यक्ति है वह अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। तो एक व्यक्ति के अधिगम में
या व्यवहार में परिवर्तन की कितनी विधियाँ हो सकती है। तो एक छोटा बच्चा वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हमेशा क्या करता है, अनुकरण। तो अनुकरण भी व्यवहार परिवर्तन की एक विधि है। एक व्यक्ति गेट्स की परिभाषा के अनुसार अभ्यास के द्वारा या अभ्यास के साथ है प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा भी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। अगला आता है आपका सूझ के द्वारा। एक व्यक्ति अपने व्यवहार में सूझ के द्वारा भी परिवर्तन कर सकता है। एक व्यक्ति भूल एवं प्रयत्न, ट्रायल एंड एरर, भूल एवं प्रयत्न के द्वारा भी सीख सकता है। और एक व्यक्ति है वह अनुभव के द्वारा भी सीख सकता है। मतलब आप कितने तरीके से सीख सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप अनुकरण द्वारा सीख सकते हैं, आप अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा सीख सकते हैं, आप सूझ के द्वारा सीख सकते हैं, आप भूल एवं प्रयत्न के द्वारा सीख सकते हैं, आप अनुभव के द्वारा सीख सकते हैं। तो ये इससे पहले पढ़ा था अपन ने अधिगम के पक्ष। अधिगम के पक्ष कितने होते हैं, 3। अब अपन ने पढ़ा अधिगम की विधियाँ, और अधिगम की विधियाँ कितनी हुई यहाँ पे, 5। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब अगले टॉपिक पे विचार करेंगे अपन, अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो अधिगम के प्रकार की बात करें तो अधिगम है वह 3 प्रकार का होता है। इन्हीं 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे अपन। अधिगम के प्रकार, जिस प्रकार से अपन ने अधिगम के पक्ष पढ़े थे उसी प्रकार से अपन अब अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे। अधिगम या तो गामक होता है, मोटर लर्निंग। इसके अलावा अधिगम होता है प्रतिबोधात्मक, प्रतिबोधात्मक अधिगम होता है। और प्रतिबोधात्मक के बाद होता है संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। ये अधिगम के प्रकार हैं। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक वो अधिगम के पक्ष हैं। जबकि अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो अधिगम कितने प्रकार का होता है, गामक, प्रतिबोधात्मक और एक होता है संकल्पनात्मक अधिगम। तीनों में क्या क्या विशेषताएं हैं और तीनों को किस प्रकार से अपन आगे समझेंगे उसकी बात करेंगे अपन। जो गामक अधिगम है, मोटर, आप जीन पियाजे की थ्योरी जब पढ़ेंगे अधिगम सिद्धांत में तो इसकी बात करेंगे अपन। गामक अधिगम है वो हमेशा शारीरिक होता है, इसको ध्यान रखना है। मतलब गामक अधिगम का संबंध है वो किसी व्यक्ति के शारीरिक पक्ष से होता है। और अगर शारीरिक पक्ष की बातें ज़्यादा सीखी जाए तो यह विधि होती है अनुकरण। अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सीखता है। और अनुकरण के द्वारा बच्चा सर्वाधिक कौन सी अवस्था में सीखता है, शेषवावस्था में सीखता है। तो यहाँ शारीरिक पक्ष और शेषवावस्था। और गामक अधिगम की विधि क्या होगी, तो पहले ही बात कर ली अपन ने, अनुकरण विधि। एक छोटा बच्चा है वो पहले गिरते पड़ते चलता है, लेकिन धीरे धीरे स्किल को डेवलप कर लेता है अनुकरण के द्वारा या अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शेषवावस्था में सीखने की विधि कौन सी होती है, अनुकरण विधि। और शेषवावस्था में सर्वाधिक किस प्रकार का अधिगम होता है, गामक अधिगम होता है। अब आता है प्रतिबोधात्मक। प्रतिबोधात्मक का मतलब होता है सम प्रत्यय का विकास। अगर एक बालक के दिमाग में सम प्रत्यय का विकास हो तो उसको बोलते हैं प्रतिबोधात्मक अधिगम। इसके द्वारा एक व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रतिमा का निर्माण हो जाता है। जैसे कि कोई एक शब्द सुना आपने और उस शब्द को सुनते सुनते आपके दिमाग में प्रतिमा का निर्माण हो जाए। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त के लंबे 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 बाल हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसके कान में बालियाँ पहनता है। अब जैसे जैसे मैं ये शब्द बोलता रहूँगा आपके दिमाग में लगभग इस प्रकार के एक सम प्रत्यय का निर्माण होगा। और इसी प्रकार के सम प्रत्यय का निर्माण है वही कहलाता है प्रतिबोधात्मक अधिगम। और प्रतिबोधात्मक अधिगम है वह सर्वाधिक कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था। प्रतिबोधात्मक अधिगम का संबंध बाल्यावस्था से है। और बाल्यावस्था में अगर बालक सबसे ज़्यादा सीखता है तो वह सीखता है भूल एवं प्रयत्न द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, भूल एवं प्रयत्न के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखेगा। अंतिम आता है आपका संकल्पनात्मक अधिगम।
संकल्पनात्मक अधिगम में एक बालक में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। यही कहलाता है संकल्पनात्मक अधिगम। और इसके द्वारा एक बालक की मस्तिष्क का विकास होता है। कहते हैं कि किशोरावस्था तक आते आते मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। तो संकल्पनात्मक अधिगम में तर्क एवं चिंतन के द्वारा मस्तिष्क का विकास होता है और इस बालक में धीरे धीरे समस्या समाधान की शक्ति आ जाती है। और यहाँ पे बालक समस्या का समाधान किसके द्वारा करेगा? सूझ के द्वारा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख लें, गामक अधिगम कौन सी अवस्था में होता है? शेषवावस्था में। प्रतिबोधात्मक अधिगम बाल्यावस्था में होता है और संकल्पनात्मक अधिगम है वह किशोरावस्था में होता है। गामक अधिगम की विधि कौन सी है? अनुकरण विधि। प्रतिबोधात्मक अधिगम सर्वाधिक किसके द्वारा होता है? भूल एवं प्रयत्न के द्वारा। और संकल्पनात्मक अधिगम सर्वाधिक किसके द्वारा होता है? सूझ के द्वारा होता है। तो इतने अधिगम को आपको याद रखना है। 3 प्रकार के अधिगम होते हैं, गामक, प्रतिबोधात्मक और संकल्पनात्मक। और आज का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत क्या कहते हैं? अधिगम के सिद्धांत। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, सिद्धांत क्या होते हैं? तो कोई भी एक घटना है, उस घटना के कारण बताने वाली जितनी भी थ्योरीज है वही सिद्धांत कहलाती है। बच्चा कैसे सीखता है यह वर्णन जिन सिद्धांतों ने किया वह सब कहलाते हैं अधिगम के सिद्धांत। वैसे तो इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन अगर अपन NCERT की बुक पढ़ें तो उसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरा आता है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। पहला भाग हो गया व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा हो गया संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या कहते हैं ये दोनों ही सिद्धांत और उनकी अलग अलग क्या महत्ता है, उन दोनों की बात करेंगे। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत है वह बेसिकली किन चीज़ों पर आधारित है उसकी बात करेंगे। अधिगम के जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत है वह एक तो आधारित है उद्दीपक और उद्दीपक के अनुसार होने वाली अनुक्रिया। तो व्यवहारवादी सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित हैं। इस उद्दीपक अनुक्रिया के साथ साथ उनको उस चरण में किस प्रकार का पुनर्बलन मिलता है उस पर भी आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया, पुनर्बलन, और इसके लिए अभिप्रेरणा किस प्रकार की होगी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं अधिगम के, वह 3 चीज़ों पर आधारित है, उद्दीपक अनुक्रिया, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं कि एक व्यक्ति वो इसी तरीके से सीखता है और इस तरह से सीखना कैसा होता है? यंत्रवत होता है। और जो अधिगम यंत्रवत होता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो यह अधिगम कैसे होता है? धीरे धीरे। मतलब व्यवहारवादी सिद्धांत ये कहते हैं कि एक बच्चा है वो धीरे धीरे सीखता है, यंत्रवत सीखता है। अब इसमें कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट है? यह सिद्धांत किस पर कार्य करते हैं? अनुबंधन पर कार्य करते हैं। देखो, इसके लिए चीज़ें होनी चाहिए, उद्दीपक अनुक्रिया, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा। और ये सभी चीज़ें किसके साथ काम करती है? अनुबंधन के साथ काम करती है। अब ऐसे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो व्यवहारवादियों की श्रेणी में आते हैं? तो सबसे पहला आता है पावलोव। पावलोव व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है, पावलोव का सिद्धांत। दूसरा है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी इसी श्रेणी में आता है। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। स्किनर का सिद्धांत भी इसी श्रेणी में आता है और हल का सिद्धांत भी इसी श्रेणी में आता है। इन दोनों ने उद्दीपक अनुक्रिया की बात की थी और इन दोनों ने रीइंफोर्समेंट की बात की थी। तो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत है वह अनुबंधन पर आधारित होते हैं। व्यवहारवादी कौन कौन थे? व्यवहारवादी सिद्धांतों के प्रणेता कौन कौन थे? तो ये हैं। अब संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वह किसी भी उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा की व्याख्या नहीं करते हैं। यह कहते हैं कि एक बालक सीखने के लिए अपनी सूझ का इस्तेमाल करेगा।
एक बालक सीखने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, एक बालक है वह प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखेगा, प्रत्यक्षीकरण करेगा फिर सीखेगा, एक बालक है वह संज्ञान के द्वारा सीखेगा। मतलब एक बालक के सीखने के लिए इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जब व्यक्ति इनके द्वारा सीखता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं कि अधिगम की गति है वह तीव्र होती है, बच्चा एकदम बुद्धि से सीखता है। यह सिद्धांत जितने भी है वो अनुबंधन पे आधारित थे, लेकिन ये सिद्धांत है वह समस्या समाधान पर आधारित है। एक बालक किस प्रकार से समस्या का समाधान करता है उस पर आधारित हैं। अब इससे संबंधित व्यक्तियों की बात करें तो एक तो आता है वर्दाइमर, जितने भी गेस्टाल्टवादी है वर्दाइमर, एक नाम आता है इसके साथ ही कोपका, कोपका के साथ है कोहलर, कोहलर के साथ आता है कुर्ट लेविन। इन चारों को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी है वो व्यवहारवादी सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। तो अधिगम के ये जो सिद्धांत है वह कहीं न कहीं संज्ञानवादी है, और अधिगम के इतने सिद्धांत है वह व्यवहारवादी है। तो अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या आपको किस तरह से करनी है, अधिगम के अब कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सब को एक साथ अपन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर सिद्धांत वो बहुत बड़ा है। जैसे कि आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करें, पावलोव के सिद्धांत की बात करें, स्किनर के सिद्धांत की बात करें, गेस्टाल्ट है, उरी ब्रेनर का सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है, ब्रूनर का सिद्धांत है, यह सिद्धांत है बहुत बहुत बड़े बड़े हैं। तो कल हम कोशिश करेंगे पुनः कि कम से कम थॉर्नडाइक और पावलोव का जो सिद्धांत है अधिगम का उसको पूरा करें। इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये जब तक आपको याद नहीं होगा आप अधिगम के सिद्धांतों को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।